नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आबयू में आज हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा कि आबयूओं पर प्रारंभिक संक्रियाएं यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक ना, उसको कभी कभी आबयू रूपांतरण भी बोलते हैं कि कैसे आबयू को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग जो है उसको चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। कुछ रूल के अंतर्गत, कुछ नियम के अंतर्गत उसमें चेंजेज होते हैं। ठीक ना, आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको प्रतिबद्धता है कि आप किस तरह से आबयू में चेंजेस ला सकते हैं। तो कुछ नियम है उसको हम सीख लेंगे, उसके बाद हम बहुत आसानी से जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि प्रारंभिक संक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होता है। ठीक ना, उसमें रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, ऐसे नहीं कि कैंची लगाए और कहीं से काट दिए। ठीक ना, उसी तरह से जो है हमारे मैट्रिक्स में भी कुछ ऑपरेशन है जो कि हमें सीखना है। ठीक है, सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला नियम जो है बताने से पहले हम जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। ठीक है, अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आखिरी टॉपिक है मैट्रिक्स में, उसके बाद जो है हमारा डिटरमिनेंट जिसको सारणिक बोलते हैं वो शुरू हो जाएगा। दोनों ही चैप्टर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिला के एग्जाम में 12 से 13 नंबर आपको दे देते हैं। पहला जो नियम है कि किसी भी दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय हम कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक आव्यूह ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का कोई भी हम एक आव्यूह ले लेते हैं 2 5 यहाँ पे 7 9। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का है। एक आव्यूह हम बी ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वर्ग आव्यूह। मान लीजिए 2x3 ऑर्डर का ले लेते हैं, यहाँ पे 2 3 7, यहाँ पे 9 0 8। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कर लेते हैं 5। ठीक है, ये दोनों आव्यूह 3x3, एक 2x2 ऑर्डर का है, दूसरा आव्यूह 3x3 ऑर्डर का है। इसमें कहने का मतलब है, ये जो कह रहा है कि किसी भी दो पंक्ति या स्तंभ को आप आपस में, इसमें जो शब्द है परस्पर विनिमय यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखते कैसे हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम चाह रहे हैं कि ये जो R1 है, ये हमारा R1 है, सबको पता है, ये हमारा R2 है, ये भी पता है। आप चाहें तो R1 को उठा के R2 में रख सकते हैं और R2 को उठा के, इसको लिखने का जो तरीका है म्यूचुअल यानी कि परस्पर विनिमय चेंज को लिखने का जो तरीका है कि R1 चेंज कर दे रहे R2 में, और R2 जहाँ है जो दूसरी पंक्ति है वो पहली पंक्ति में चला जाएगा। ये जो चेंज होगा ये हमारा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2 5। क्लियर है, यही चीज़ आप जो है इसमें कॉलम में भी कर सकते हैं, यानी कि C1 को आप चेंज कर दीजिए यहाँ पे C2 में। ठीक ना, तो ये चीज़ आपकी सहूलियत है। यहाँ पे एक नया आव्यूह बन जाएगा। अब C1 चेंज हो जाएगा C2 में, C2 चेंज हो जाएगा C1 में, यानी कि ये जो हमारा C1 है ये हो जाएगा यहाँ पे 5 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2 7। ये चीज़ आपको आव्यूह में सहूलियत है कि ऐसा आप कर सकते हैं कि किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के आव्यूह में भी संभव है। एक आव्यूह बी है जो कि 3x3 ऑर्डर का है। इसमें जो ऑपरेशन हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि C1 चेंज कर दे रहे हैं C3 में किसी भी। ठीक ना, यहाँ पे देखिए किसी भी दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय हो सकता है। इसके कहने का मतलब है जो आव्यूह बी आएगा नया, इसमें C1 चला जाएगा C3 में यानी कि तीसरे कॉलम में, और जो C3 है चला आएगा पहले कॉलम में। तो पहला जो कॉलम हमारा होगा जो 7 8 5, दूसरे कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, और C1 जो चला जाएगा यहाँ पे 2 9 √2। बहुत बार जो होता है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है कि अगर आप क्लास में बैठे हैं तो परस्पर विनिमय हो जाता है कि बहुत दोस्त कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे जगह बैठ जाते हैं। तो इस तरह का जो चेंजेज होता है परस्पर विनिमय कहलाता है। ठीक है, आपस में अदला बदली कर लेना। इसमें आप चाहें तो और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो R2 चेंज कर सकते हैं R3 के साथ। क्लियर है, ये R3 के साथ ये परस्पर विनिमय हो जाएगा। ये जो है R2 यहाँ चला जाएगा R3 में, R3 चला जाएगा R2 में, तो आव्यूह भी हो जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑपरेशन R1 में नहीं हो रहा है ना, तो ये जो R1 है वो ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 3 7, यहाँ पे हो जाएगा
2, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 9, 0, यहाँ पे हो जाएगा 8। क्लियर है? ये जो है आबव्यू सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है ऑपरेशन हो रहा है, ये जो चेंजेज हो रहे हैं, इसमें चेंज करने से आबव्यू का कोटि कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ये देखिए, आप नियम जब सीख लेंगे तो हमें एक क्वेश्चन आता है जो कि सदैव 4 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी का हम लोग माहौल बना रहे हैं कि उस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो है ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है कि नॉन जीरो नंबर, ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। शून्येतर को समझते हैं कि जीरो, शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो। ठीक है, संख्या से गुणा करना, इसका कहने का क्या मतलब है, कोई भी आव्यूह ले लीजिए x 3x3 ऑर्डर का, एक आव्यूह जो है x ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का। इसमें कहने का मतलब है कि कह रहा है किसी पंक्ति या स्तंभ में, यानी कि जो ऑपरेशन आप कॉलम में कर सकते हैं वही ऑपरेशन जो है किसी पंक्ति में भी यानी कि रो में भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि हम चाह रहे हैं कि जो R1 में, इसमें देखिए इसको लिखने का तरीका है कि R1 में ऑपरेशन हो रहा है, R1 में हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पे अब ये म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये चीज़ इस तरह से नहीं होगा। ये चीज़ दर्शाता है कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो पहले पंक्ति में हो रहा है। इधर दर्शाता है कि ऑपरेशन हो क्या रहा है, ऑपरेशन ये हो रहा है कि जो R1 है उसमें पूरे R1 यानी कि पहले पंक्ति में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नया जो आव्यूह बनेगा, जो नया बनेगा, तो जो पहले पंक्ति में ऑपरेशन हुआ है 2 का मल्टीप्लाई होने पे, तो यहाँ पे 10 हो गया, 14, यहाँ पे 18। ये चीज़ हम कर सकते हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, ये ऑपरेशन हो सकता है। आप चाह रहे हैं कि हम दूसरे कॉलम में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक ना, KC2, के का मतलब होता है के हमारा जो है, के हमारा होना चाहिए नॉन जीरो नंबर, जीरो को छोड़ के कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक ना, ये जो नया आव्यूह बनेगा x हमारा हो जाएगा। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ऑपरेशन हमारा C2 में हो रहा है तो C1, जो C1 और C3 ज्यों का त्यों रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो है पहले जो C1 और C3 ज्यों का त्यों लिख लीजिए। देखिए C1 C3 ज्यों का त्यों लिख दी। C2 में क्या हो रहा है भैया कि एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई हो जा रहा है k का, तो ये पूरे जगहों पे होगा। C3 यानी C2 के प्रत्येक अवयव के साथ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू के, 0 में 0 इंटू के, और यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू के। ये हो जाएगा 3x3 ऑर्डर का नया आव्यूह तैयार हो जाए। ठीक ना, ये जो है जो ऑपरेशन आप किसी पंक्ति में कर सकते हैं वही ऑपरेशन किसी स्तंभ में कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सहूलियत है किसी आव्यूह में। चलिए तीसरा नियम देख लीजिए, तीसरा और आखिरी नियम। तीसरा जो स्टेटमेंट है, जो नियम है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर फिर से यहाँ पे यह शब्द आ गया कि नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के किसी संख्या से गुणा करके जोड़ना। देखिए ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आखिरी टॉपिक है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का लगभग मैंने हर एक टॉपिक कवर कर दिया है। जो भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हैं वो लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को समराइज़ करके पूरे विस्तृत के साथ बताया जाता है। कोई इसमें शॉर्टकट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले आएँ, आपको चीज़ें ना सिखाएं, तो आपको प्रॉब्लम होगा कि ये नियम, ये सवाल कैसे लग रहा है। ठीक ना, तो एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। एक आव्यूह हम m ले लेते हैं। देखिए बार बार x और हम लोग a ले रहे थे, इस बार हम सोचेंगे चेंज कर देते हैं। एक आव्यूह m ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, ये हो गया R1। देखिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को समझना, क्या ये हो गया R2। ठीक ना, ये हो गया तीसरा पंक्ति R3। ठीक है, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि R2 में एक चेंजेज हो, एक परिवर्तन हो। क्या हो कि इसमें R2 में हम जोड़ रहे हैं 2R3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो R3 है, जो तीसरा पंक्ति है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हम दूसरे जो पंक्ति रो है उसमें क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। देखिए इसमें इधर ये बताएगा कि क्या ऑपरेशन हो रहा है, और ये बता रहा है कि किस पंक्ति में या किस स्तंभ में ऑपरेशन हो रहा है। तो ये जो नया आव्यूह हमारा तैयार होगा m,
वो इस प्रकार होगा। फिर से वही बात कि अगर ऑपरेशन हमारा R2 में हो रहा है तो R1 और R3 ज्यों का त्यों रहेंगे। तो चलिए 259 R1 ज्यों का त्यों लिख देते हैं और यहाँ पे 705 ये जो R3 है वो ज्यों का त्यों रहेगा 3x3 ऑर्डर का। अब देखिए जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें हो रहा है कि 2R3 यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 14 हो जाएगा और ये R2 के साथ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 15। क्लियर है? इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे फिर से 2 हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, 10 और 3 13। ठीक ना? ये जो एडिशन होगा तो ये चीज़ हमें नया आव्यूह मिला है। तो ऐसा आप ये सहूलियत है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम में ये ऑपरेशन हो सकता है। आप चाहें तो हम C3 में एक ऑपरेशन कर देते हैं। ये जो है C3 में हमारा ऑपरेशन क्या हो रहा है कि जो C1 है यानी कि जो पहला पंक्ति है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके C3 के साथ घटा दे रहे हैं। ठीक ना? इसमें जो इधर जो लिखा रहता है ये बताता है कि किस में ऑपरेशन हो रहा है। तो भैया जो ऑपरेशन हो रहा है वो तीसरे पंक्ति में हो रहा है। तो हमारा जो पहला और दूसरा पंक्ति ज्यों का स्तंभ ज्यों का त्यों रहेगा, पहले उसे लिख दीजिए। ऑपरेशन जो है C3 में हो रहा है तो C1 C2 ज्यों का त्यों। अब देखिए ऑपरेशन हो क्या रहा है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके यानी कि 8 हो जाएगा, उसको C3 के साथ घटा रहे हैं तो 9 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है? इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। इसमें फिर क्या करेंगे, C3 के साथ घटा देंगे तो 3 - 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1। अब इसमें फिर से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28। तो इसमें से C3 से घटाएंगे यानी कि 5 - 28 करेंगे तो ये हो जाएगा भैया -23। तो ये जो चीज़ आप ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो ऑपरेशन हमारा स्तंभ में हो सकता है वही ऑपरेशन जो है हमारा पंक्ति में हो सकता है। ये चीज़ आपको सीखने को मिला। ठीक है? पहला नियम क्या था कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को आपस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी एक नॉन जीरो नंबर अधिक संख्या से आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। उसको लिखने का जो तरीका है, देखिए इसमें और इसमें अंतर था, ये था कि परस्पर आपस में बदल जा रहे हैं। ठीक है? और ये बता रहा है कि किस में हमारा ऑपरेशन होना है, किस में चेंजेज हो रहा है। ठीक है? तो ये जो है 3 चीज़ आप सीख लेंगे तो हमारा जो ये टॉपिक है 3.4 एक्सरसाइज पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। कुछ चीज़ें और हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। एक आखिरी टॉपिक है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको सीखना ही सीखना पड़ेगा। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं, लेकिन बाद में उसको हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि उसके कहने का मतलब क्या है। कि यदि A एक वर्ग आव्यूह है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ग आव्यूह के लिए ही ये मान्य है। केवल 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर के जो आव्यूह हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वर्ग आव्यूह। यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि A × B = B × A करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो B को आव्यूह A का क्या कहते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे A इनवर्स द्वारा दिखते हैं। देखिए इस सारे चीज़ों को छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर एक कोई भी वर्ग आव्यूह दिया है, जैसे एक आव्यूह 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है, और एक आव्यूह B हमारा फिर से 2x2 ऑर्डर का इस तरह से मिल जाए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि A × B और B × A करें, अगर वो कायदे से आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह आ जाए तो वो B जो है A का क्या कहलाएगा, इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह, और A भी B का क्या कहलाएगा, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स मैट्रिसेस कहलाते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आव्यूह A है, यहाँ पे आव्यूह B है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 में होगा 4 और ये जो है 3 - तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। देखिए दो आव्यूह का मल्टीप्लाई करना बहुत बार सिखाया गया है, आप खुद से करिए, ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। ठीक ना? तो ये हमारा जो आव्यूह मिला भैया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है। ठीक है? ये जो है I इसको बोलेंगे 2x2 ऑर्डर का। B × A करेंगे तो फिर से आपको एक यानी B × यानी कि आव्यूह B का आव्यूह A के साथ जब गुणा करेंगे तो फिर से आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा 1 0 0 1। ठीक ना? तो ये हमारा एक वर्ग आव्यूह मिला।
2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट 1 1, जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो 1 1 होता है। तो इस प्रकार के आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह बोलते हैं। इस केस में इसको हम बोलेंगे कि जो ए और बी क्या है, एक दूसरे की इन्वर्स है। बी आव्यूह ए का क्या है, इन्वर्स है, व्युत्क्रम आव्यूह बोलेंगे। या जो आव्यूह ए है आव्यूह बी का भी क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम आव्यूह। और जो लिखने का जो तरीका है, यहाँ पे अगर ए इन्वर्स हम लिखें तो ए इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ए का जो इन्वर्स क्या कहलाएगा, आव्यूह बी। और यहाँ पे बी का जो इन्वर्स है, यहाँ पे जो बी का इन्वर्स है वो आव्यूह ए होगा। क्लियर है, इस तरह से लिखते हैं इसे। ये होगा, ये हो गया हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए, सिर्फ बुक में देख लीजिए। जो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी आयताकार आव्यूह के लिए संभव नहीं है, यानी कि हमेशा किसी न किसी वर्ग आव्यूह के लिए ही संभव है। किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, क्योंकि गुणनफल a इंटू बी तथा b इंटू ए परिभाषित होने और समान होने के लिए यह अनिवार्य है कि a तथा b जो है समान कोटि का वर्ग आव्यूह हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब दो आव्यूह, अगर मान लीजिए एक आव्यूह 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, और एक मान लीजिए यहाँ पे एक आव्यूह 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो हो सकता है कि a इंटू बी संभव हो लेकिन b इंटू ए संभव नहीं हो पाता है। इस तरह से भी आपको देखने को मिलता है, ठीक ना, जिसका हम बोलते हैं कि जो आव्यूह का गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम हमेशा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इस चीज़ को देखना है। दूसरा जो नियम है कि यदि आव्यूह b आव्यूह a का व्युत्क्रम है तो a आव्यूह b का भी, यानी कि एक, ये दोनों ही आव्यूह ए और बी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इन्वर्स कहलाएंगे। ठीक है, और किसी भी, इसमें एक प्रमेय है कि किसी भी आव्यूह का जो इन्वर्स आव्यूह होता है, यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह होता है, वो एक यूनिक अद्वितीय आव्यूह होता है। यदि यहाँ पे आव्यूह ए का, देखिए आव्यूह ए का जो इन्वर्स आव्यूह बी है, अगर 2 - 3 - 1 2 है, तो इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ठीक ना, तो आव्यूह ए का जो इन्वर्स आव्यूह है वो 2 - 3 - 1 2 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक ना, इसका कहने का मतलब है कि किसी आव्यूह का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, यानी कि उसके जैसा दूसरा नहीं होता है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको। इसमें दूसरा नियम और है जो इन्वर्स से रिलेटेड है, कि इसको प्रमेय की तरह समझिए कि यदि a तथा b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो ये चीज़ a इंटू बी पूरे का इन्वर्स इक्वल टू b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। जस्ट लाइक ट्रांसपोज में आप जो पढ़े हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोज में पढ़े थे कि ये प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीधे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए कि a इंटू बी हम लोग पढ़े थे, जो ट्रांसपोज है, ठीक ना, b डैश इंटू ए डैश। उसी तरह से इन्वर्स में भी ये लागू है, a इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक ना, तो ये चीज़ आप जान लीजिए। खास बात ये है कि आव्यूह ए और आव्यूह बी है जो दोनों ही क्या हैं, समान वर्ग आव्यूह है। अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। अगर ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है तो आव्यूह बी भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ जो आपको हम सिखाएं, तो इसका जो यूज क्या होगा, तो यूज ये होगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, कि एक आव्यूह हमको दिया हुआ हो और कैसे उसका इन्वर्स हम निकालेंगे। ये जो है मात्र एक ही टाइप का क्वेश्चन अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आप इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज जो 3.4 में पूरा काम यही करना है कि एक आव्यूह दिया हुआ है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है, लेकिन प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, यानी कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब है कि जो हम 3 नियम सिखाए हैं वही नियम हमें लगा के किसी आव्यूह का क्या निकालना है, व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स आव्यूह निकालना है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। आज इतना ही सीख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था आज का।
ठीक है। और ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा इसका PDF फॉर्म में आपको पूरा का पूरा जो है सिस्टमेटिक वे में चीज़ें मिल जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और लॉकडाउन में आप लॉकडाउन का वेट मत करिए कि ये ख़त्म होगा तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। किताबें मिल रही हैं मार्केट में, ठीक है, किताबें लीजिए, जो ज़रूरत है कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तो लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।